हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माँ हमें माफ़ कर दो। नंदिता ने जल्दी से घर का ताला खोला। 6 बज रहे थे। उनका पोता यश स्कूल से आने ही वाला था। उन्होंने फौरन हाथ मुंह धोकर यश के लिए नाश्ता तैयार किया, साथ साथ डिनर की भी तैयारी शुरू कर दी। उनके हाथ खूब फुर्ती से चल रहे थे, मन में भी ताजगी सी थी। वो अभी अभी किट्टी पार्टी से लौटी थी। सोसाइटी की 15 महिलाओं का ये ग्रुप सबको बहुत अपना सा लगता था। सब महिलाओं को महीने के इस दिन का इंतजार रहता था। ये सब महिलाएं उम्र में 30 से 40 के करीब थी। नंदिता उम्र में सबसे बड़ी थी, लेकिन उनकी चुस्ती फुर्ती तो देखते ही बनती थी। अपने शालीन और मिलनसार स्वभाव के चलते वो काफ़ी लोकप्रिय थी। नंदिता टीचर रही थी और अभी अभी रिटायर हुई थी। योग और सुबह शाम की सैर ने उन्हें चुस्त दुरुस्त रखा हुआ था। उनके इंजीनियर पति का कुछ साल पहले देहावसान हुआ था। वो अपने इकलौते बेटे मयंक और बहू किरण के साथ रहती थी। किटी पार्टी से जब वो घर आती थी, उनका मूड बहुत तरोताज़ा रहता था। सबसे मिलना जो हो जाता था। किरण भी ऑफिस जाती थी। घर की अधिकतर जिम्मेदारियां नंदिता जी ने अपने ऊपर खुशी खुशी ली हुई थी। मयंक और किरण शाम को आते तो वो रात का खाना तैयार कर चुकी होती थी। किरण घर में घुसते ही चहकती, माँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने तो सब काम कर लिया, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देती। मयंक हंसता, किरण क्या सास मिली है तुम्हें, भाई वाह। किरण नंदिता के गले में बाहें डाल देती, सास नहीं माँ है मेरी। बहू बेटे के इस प्यार पर नंदिता का मन खुश हो जाता। कहती, सारा दिन तो अकेली रहती हूँ, काम करते रहने से समय का पता नहीं चलता। नंदिता का हौसला सबने उनके पति की मृत्यु पर देख लिया था। उनके बेटे बहू का लिया दिया स्वभाव किसी को पसंद नहीं आया था। अपने पति की मृत्यु के बाद जब अगले महीने की किटी पार्टी में नंदिता आई तो सब महिलाएं उनके दुख से दुखी व गंभीर थीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही सामान्य रखा। सब महिलाओं के दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने सबके चेहरे पर छाई गंभीरता को दूर करते हुए कहा, तुम लोग याद रखना, सुख में भटकना नहीं और दुख में अटकना नहीं। जब सुख मिले उसे जी लो, दुख मिले उसे भी उतनी ही खूबी से जियो, बिना किसी शिकायत के। उसका अंश, उसकी खरोंचे मन पर ना रहने दो। उसके परिणाम भी बड़ी हिम्मत से स्वीकार कर लो और सहज ही पार हो जाओ। जीवन का यही तो मर्म है जो मैं भी समझ चुकी हूँ। सब महिलाएं नम आंखों से उन्हें सुनती रहीं। स्वभाव से अत्यंत नम्र, सहनशील, शांत, स्वाभिमानी, अपनी अपेक्षा दूसरों के सुखों और भावनाओं का ध्यान रखने वाली, जितनी तारीफ करे उतनी ही कम। इतने सारे गुण इस एक में कैसे आ गए, यही सोचकर कई बार महिलाएं हैरान रह जाती। फिर उनमें आए कुछ परिवर्तन सभी ने महसूस किए। वो अचानक बहुत ही सुस्त और बीमार रहने लगीं, और जब वो किट्टी में भी नहीं आई तो सभी हैरान हुए। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। उन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाली रेनू और अर्चना उन्हें देखने गईं तो वो बहुत खुश हुईं। अरे आओ, आज कैसी रही पार्टी? लेटे लेटे तुम ही लोगों में मन लगा रहा आज तो मेरा। उन्हें कई दिनों से बुखार था। उनके कई टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स आनी बाकी थी। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सब उन्हें देखने अस्पताल जाते रहे। वो सबको देखकर खुश हो जाती। उनकी रिपोर्ट्स भी आ गईं। मयंक को बुलाकर डॉक्टर गौतम ने कहा, मिस्टर मयंक, आपकी मदर का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन्फेक्शन अब स्टेज 3 एड्स में बदल गया है, जिसकी वजह से उनके शरीर के कई अंग जैसे किडनी, ब्रेन सभी प्रभावित हुए हैं। मयंक अवाक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अपने को संयत करके बोला, मम्मी तो अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखती हैं, धार्मिक हैं। फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोला, पापा भी कुछ साल पहले नहीं रहे, उन्हें ये बीमारी कैसे हो गई? डॉक्टर गौतम गंभीरतापूर्वक बोले, आप तो पढ़े लिखे हैं, धर्म और एड्स का क्या लेना देना? क्या शारीरिक संबंध ही एक जरिया है HIV फैलने का? और अब कब, क्यों और कैसे से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जान कैसे बचाई जाए। आज कई तरह के इलाज हैं जिनसे इस बीमारी को रोका जा सकता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें इस बारे में बताना, जिससे वे खुद भी सारी सावधानियां बरतें और इलाज में हमारा साथ दें।
क्योंकि अब हम उन्हें एड्स सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मयंक ने डॉक्टर गौतम को ही उन्हें बताने के लिए कहा। पता चलने पर नंदिता भी सन्न रह गई। कुछ देर बाद मयंक आया तो माँ से नजरें मिलाए बिना सिर नीचा किए ही बैठा रहा। नंदिता गौर से उसका चेहरा देखती रही, फिर अपने को संभालती हुई हिम्मत करके बोली, इतने चुप क्यों हो मयंक? माँ, आपको ये बीमारी कैसे? बेटे को सारी स्थिति समझाने के लिए स्वयं को तैयार करते हुए उन्होंने बताना शुरू किया। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पापा का जब भयंकर एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें खून चढ़ाना पड़ा था। उस समय किसी को होश नहीं था और जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था शायद उनमें से किसी को ये बीमारी थी। ऐसा डॉक्टरों ने बाद में अंदाजा लगाया था। तुम्हारे पापा उस दुर्घटना में उस समय तो बच गए, लेकिन इस बीमारी ने उनके शरीर में तेजी से फैलकर उनकी जान ले ली थी। मैंने सबको यही बताया था कि उनका हार्ट फेल हुआ है। मैं उनकी मृत्यु को कलंकित नहीं होने देना चाहती थी। तुम्हें याद होगा, तुम भी उस समय हॉस्टल में थे और उनकी मृत्यु के बाद ही घर पहुंचे थे। हमारा समाज ऊपर से परिपक्व दिखता है पर अंदर से है नहीं। एड्स को लेकर हमारा समाज आज भी कई तरह के पूर्वाग्रहों से पीड़ित है। मयंक की आंखें माँ का चेहरा देखते देखते भर आईं। वो उठा और चुपचाप घर लौट गया। नंदिता को एड्स सेल में शिफ्ट कर दिया गया। वो सोचती रही, बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना इससे बनने वाला माहौल। सब अपने अपने दर्द से दुखी थे। उस वार्ड में 60 साल के बूढ़े भी थे और 18 साल के युवा भी। उस माहौल का असर था या बीमारी का कि उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रोज किसी न किसी टेस्ट के लिए उनका खून निकाला जाता, जिसमें उन्हें बहुत कष्ट होता। कितनी दवाएं दी जाती, कितने इंजेक्शन लगते। वो दिन भर अपने बेड पर पड़ी रहती। अब उनके साथ बस उनका अकेलापन था। वो रात दिन मयंक, किरण और यश से बात करने के लिए तड़पती रहती। लेकिन बीमारी का पता चलने के बाद से किरण ने तो अस्पताल में पैर ही नहीं रखा था और अब मयंक भी कई कई दिन बाद आता तो भी सिर्फ खड़े खड़े औपचारिकता से निभाकर चला जाता। नंदिता का कलेजा कटकर रह जाता। ये क्या हो गया था? उन्हें देखने सोसाइटी से उनके ग्रुप की कोई महिला आती तो जैसे वो जी उठती। कुछ महिलाएं समय का अभाव बताकर कन्नी काट जाती, लेकिन कई महिलाएं उनसे मिलने आती रहती। वो सबके हालचाल पूछती। किसी का मन होता जाकर मयंक और किरण से उनके हालचाल पूछे, लेकिन दोनों का स्वभाव देखकर कोई नहीं जाता। वैसे भी महानगर के लोगों को ना तो ज़्यादा मतलब होता है और ना ही आजकल कोई अपने जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार करता है, खासकर मयंक और किरण जैसे लोग। कोई जब भी नंदिता को देखने जाता तो उन्हें लगता कहीं ना कहीं जीने की इच्छा थी। इसी इच्छा शक्ति के जोर पे वो बहुत तेज़ी से ठीक होने लगी और 5 महीने बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हो गई। अब वो बहुत खुश थीं। एक बड़ा युद्ध जीतकर, मृत्यु को हराकर वो घर लौट रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि इन 5 महीनों में सब कुछ बदल चुका था। उन्हें घर लाते समय मयंक बहुत गंभीर था। नंदिता ने सोचा, इतने दिनों से सबको असुविधा हो रही है, थोड़े दिनों में सब पहले की तरह ही ठीक हो जाएगा। वो जल्दी से जल्दी यश को देखना चाहती थी और यश की वजह से किरण भी उनसे नहीं मिलने आ पाई। उसे कितना दुख होता होगा। यही सब सोचते सोचते घर आ गया। मयंक पूरे रास्ते चुप रहा था, बस हाँ हूँ में ही जवाब दे रहा था। मयंक ने ही ताला खोला तो वो चौंकी। किरण नहीं है घर पर। मयंक चुप रहा, उनका बैग अंदर रखा। नंदिता ने फिर पूछा, किरण और यश कहाँ हैं? माँ, आपकी बीमारी पता चलने के बाद किरण यश के साथ यहाँ नहीं रहना चाहती थी। हम लोगों ने किराए पर फ्लैट ले लिया है। नंदिता को लगा सारी मोह माया, प्यार और विश्वास के बंधन एक झटके में टूट गए। उनकी सारी संवेदनाएं ही शून्य हो गई। उदास, शुष्क, खाली खाली विरक्त आंखों से मयंक को देखती रहीं, फिर चुपचाप हतप्रभ सी वेदना के महासागर में डूबकर बैठ गई। वो एकाकी मौन स्तब्ध बैठी रहीं तो मयंक ने ही चुप्पी तोड़ी। माँ, एक फुल टाइम मेड का प्रबंध कर दिया है, वो आने वाली ही होगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फोन तो है ही। नंदिता चुप रही और मयंक चला गया। लताबाई ने आकर सब काम संभाल लिया। नंदिता के अस्पताल से घर आने का पता चलते ही उनकी सहेलियां उनसे मिलने पहुंच गईं।
उनके घर का सन्नाटा महसूस करके, उनकी आंखों की उदासी देखकर, उनकी सहेलियां जिन भावनाओं में डूबी थी, उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे उनके पास। और जहां शब्द हार मानते हैं, वहां मौन बोलता है। नंदिता सबके हालचाल पूछती रहती और स्वयं को सहज रखने का प्रयत्न करते हुए मुस्कुराने लगी। बोली, तुम लोग मेरे अकेले रहने के बारे में मत सोचो, इसकी भी आदत पड़ जाएगी। सब ठीक है, और तुम लोग तो हो ही, तो मैं अकेली कहाँ हूँ। सब उनकी जिंदा दिली पर इतने हैरान हुए, फिर अपनी अपनी गृहस्थी में सब व्यस्त हो गए। उनका अपना नियम शुरू हो गया। सुबह शाम वो सैर करती, अपनी हम उम्र महिलाओं के साथ गार्डन में थोड़ा समय बिताकर अपने घर लौट जाती। सबने गौर किया था, वो अब कभी भी अपने बेटे, बहू और पोते का नाम नहीं लेती थी। कुछ समय और बीता। आर्थिक मंदी की चपेट में किरण की नौकरी भी आ गई और मयंक को ऑफिस की टेंशन के कारण उच्च रक्तचाप रहने लगा। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। छुट्टी वो ले नहीं सकता था। दवा की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। काम का प्रेशर तो था ही। दोनों के शाही खर्चे थे। कोई खास बचत थी नहीं। अभी तक नंदिता के साथ रहता आया था। नंदिता के पास अपनी जमा पूंजी भी थी। पति द्वारा सुरक्षित भविष्य के लिए संजोया हुआ धन था, जिससे वो आज भी आर्थिक रूप से सक्षम थी। अब लताबाई फुल टाइम मेड की तरह नहीं, बस सुबह शाम आकर काम कर देती थी। नंदिता ने अकेले रहने की आदत तो डाल ली थी। किरण के माता पिता अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहते थे। किरण अपनी जॉब के लिए भागदौड़ कर रही थी। यश की देखभाल अब उचित तरीके से नहीं हो पा रही थी। मयंक और किरण को ऐसे समय में नंदिता की याद आने लगी। अब उन्हें नंदिता की ज़रूरत महसूस हुई। वैसे भी नंदिता अब स्वस्थ हो चली थी। एक दिन दोनों यश को लेकर नंदिता के पास पहुंच गए। नंदिता के पास उनकी कुछ सहेलियां बैठी हुई थी। मयंक पहले चुपचाप बैठा रहा, फिर उनसे धीरे से बोला, माँ, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। उनकी सहेलियों ने उठने का उपक्रम किया तो नंदिता ने टोका, ये सब मेरी अपनी हैं, मेरे दुख सुख की साथी हैं, जो कहना हो कह सकते हो। मयंक को संकोच हुआ। किरण सिर झुकाए बैठी थी। यश नंदिता की गोद में बैठ चुका था। मयंक ने कहा, माँ, हम यहाँ आपके पास आकर रहना चाहते हैं। हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दो। नंदिता ने सपाट स्वर में कहा, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। मयंक सिर झुकाए अपनी परेशानियां बताता रहा। अपनी आर्थिक और शारीरिक समस्याओं को बताते हुए वो माफ़ी मांगता रहा। सुषमा और अर्चना ने नंदिता के कंधे पर हाथ रखकर बात खत्म करने का इशारा किया तो नंदिता ने कहा, नहीं सुषमा, इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि परेशानी के समय जब अपने हाथ खींचते हैं तो जीवन कितना बेगाना लगता है। विश्वास नाम की चीज़ कैसे चूर चूर हो जाती है। मैं समझ चुकी हूँ और सबसे कहती हूँ, अपने बच्चों को पालते हुए अपने बुढ़ापे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो तो सभी पर आएगा। संतान बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दे ना दे, पर तुम्हारा बचाया पैसा ही तुम्हारे काम आएगा। संतान जब दगा दे जाती है तब इंसान कैसे लड़ता है बुढ़ापे के इस अकेलेपन से, बीमारियों से, कदम कदम पर पास आती मौत की आहट से। कैसे, ये मैं ही जानती हूँ कि पिछला समय मुझे क्या सिखाकर बीता है। माँ बदला नहीं चाहती, लेकिन हर माता पिता अपनी संतान से कहना चाहते हैं कि जो हमारा आज है वही उनका कल है। लेकिन आज को देखकर कोई कल के बारे में कहाँ सोचता है, बल्कि कल के आने पर आज को याद करता है। बोलते बोलते उनका कंठ भर आया। कुछ पल तो मौन छाया रहा। मयंक और किरण ने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। यश ने चुपचाप सबको देखा, फिर नंदिता से पूछा, दादी, मम्मी पापा सॉरी बोल रहे हैं, अब भी आप गुस्सा हैं? नंदिता यश का भोला भाला चेहरा देखकर मुस्कुरा दी तो सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। सुषमा और अर्चना खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए बोली, हम चलते हैं। नंदिता को लगा जीवन का सफ़र भी कितना अजीब है, कितना कुछ घटित हो जाता है अचानक। कभी खुशी गम में बदल जाती है तो कभी गम के बीच खुशियों का स्रोत फूट पड़ता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। थैंक यू।